आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में यूडीपी के बारे में देखा था। यूडीपी एक मेजर ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। टीसीपी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोटोकॉल, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारे जो मेजर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जैसे कि HTTP, SSH, FTP, ये सारे नीचे के लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूज करता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं ये टीसीपी कैसे काम करता है। पहले आपने मेरे वीडियोस में सुना होगा कि टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसमें पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनता है एक्टिवली। जब वो कनेक्शन बन जाता है उसके बाद ही वो बातचीत करता है, और ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। इसमें एरर कंट्रोल होता है कि अगर मान लीजिए कि डेटा आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच गया, कि डुप्लीकेट पैकेट्स पहुंच गए, कि डेटा अगर ड्रॉप हो गया, ऐसा कुछ भी होता है तो टीसीपी ये पहचानता है और उसको करेक्ट भी करता है। तो एप्लीकेशन लेयर को ये तसल्ली है कि जो भी डेटा उसके पास पहुंचता है वो पूरा अनकरप्टेड, जैसा क्लाइंट ने उसको भेजा था सर्वर को और सर्वर ने जैसे क्लाइंट को भेजा था, दोनों तरफ से वो डेटा सही सही गया है। हमने पहले गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स पढ़े थे फ्लो कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में। तो टीसीपी में भी फ्लो कंट्रोल होता है। इसमें जो भी भेजने वाला पार्टी है वो देखता है कि चलो जो भी रिसीव करने वाला पार्टी है वो इतने तेजी से डेटा ले नहीं पाता, तो वो रेट को एडजस्ट करता है कि मैं इतने तेजी से ना भेजूं। इसमें कंजेशन कंट्रोल भी होता है। और उसमें वो नेटवर्क में अगर मान लीजिए पैकेट्स ड्रॉप होने शुरू हो गए तो एक्नॉलेजमेंट आएंगे नहीं, टाइम लगेगा आने में। क्या वो ड्रॉप हो गया, पैकेट ड्रॉप हो गया, एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप हो गया, तो उसको भी टीसीपी पहचानता है कि चलो कंजेशन है इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, तो पैकेट पहुंच जाता, एक्नॉलेजमेंट भी आ जाता टाइम पे। तो चलो थोड़ा सा धीमे गति से डेटा हम भेजेंगे, सो स्लोली भेजते हैं ताकि ये सब ना हो। तो चलो आज के वीडियो में हम टीसीपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये जो फ्लो कंट्रोल कैसे होता है वो भी देखेंगे। कंजेशन कंट्रोल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए टीसीपी के कुछ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। यूडीपी जैसा ये भी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इनेबल करता है। एक प्रोसेस एक टीसीपी सॉकेट खोलता है, दूसरा प्रोसेस और एक टीसीपी सॉकेट खोलता है। फिर जो सर्वर है वो पैसिवली लिसन करता रहता है, एक्टिवली कुछ करता नहीं है, बट बस वेट करके बैठता है कि कोई क्लाइंट अगर मेरे साथ पहले कनेक्शन बनाए तो मैं एक डेडिकेटेड सॉकेट दूंगा जो कि बस उस क्लाइंट के साथ बात करे। तो ये दो प्रोसेसेस अभी बात कर सकते हैं। लैब में हम डिटेल में देखेंगे कि ये टीसीपी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करता है। ये एक स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है। स्ट्रीम डिलीवरी का क्या मतलब, आप अगर कोई एक फाइल भेज रहे हो टीसीपी को यूज करके, तो ये फाइल को एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की तरह देखता है कि चलो ये जैसा एक नदी है, एक झरना है, उसमें पानी बहता है, वैसे ये एक पैकेट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के जैसा देखता है और उसको फिर डिलीवर करने की कोशिश करता है सीक्वेंस में, ताकि ये एग्जैक्ट ये स्ट्रीम जैसे पानी बह के एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है वैसे जाके पहुंच जाए, कोई करप्शन ना हो, कोई आउट ऑफ ऑर्डर डुप्लीकेट ये सब ना हो। तो ये एक स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है, ये आप मान सकते हैं। दोनों साइड में, सेंडिंग के साइड में एक बफर होता है, रिसीविंग के साइड में एक बफर होता है जहाँ पे कि डेटा टेम्पररीली होल्ड होता है। और उसमें हम जैसे गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, स्टॉप एंड वेट में विंडोज़ होते थे, इसमें भी विंडोज़ है। वो विंडो का साइज़ कैसे एडजस्ट होगा फ्लो कंट्रोल के लिए, कंजेशन कंट्रोल के लिए, वो हम देखेंगे। जब टीसीपी डेटा भेजता है तो वो एक एक बाइट करके नहीं भेजता, एक सेगमेंट बनाता है, उसमें कुछ बाइट्स भरता है, फिर वो पूरे के पूरे सेगमेंट को भेज देता है। फिर जहां पे स्टॉप हुआ था उससे आगे तक के कुछ बाइट्स को फिर से लेके अगले सेगमेंट में डाल के फिर भेजता है। इसमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अगर एक क्लाइंट है और ये एक सर्वर है तो बस एक तरफा कम्युनिकेशन हो, ऐसा नहीं है। ये सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है। ऐसा नहीं कि सर्वर बस क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट ही भेज रहा है और क्लाइंट सर्वर को डेटा भेज रहा है, ऐसा नहीं है। ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं, ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। और एक ही साथ में जब क्लाइंट सर्वर को डेटा भेज रहा है तो सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है। ये एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में बात कर सकते हैं। जो हमने गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स देखे थे वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन उसमें था नहीं। उसमें तो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन भी नहीं था,
उसमें बस एक तरफा कम्युनिकेशन था। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि चलो दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट सर्वर को दे रहा है तो कुछ टाइम के बाद सर्वर भी क्लाइंट को दे सकता है डेटा, लेकिन गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा भी नहीं होता था, तो वो तो डुप्लेक्स ही नहीं था। फुल डुप्लेक्स तो दूर की बात है, लेकिन टीसीपी हाफ डुप्लेक्स नहीं, फुल डुप्लेक्स है। मतलब एक साथ जब डेटा क्लाइंट से सर्वर को जा रहा होता है, रास्ते में जा रहा होता है, वो सेम टाइम पे सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हमको अभी डिटेल में पता चल चुका है, तो ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी से बोल दूंगा कि पोर्ट्स टीसीपी में भी यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, सबका अलग अलग पोर्ट है, जब मैसेजेस आएंगे तो टीसीपी उनको अलग अलग सेगमेंट्स में डाल के सोर्स पोर्ट को अलग अलग रख के नीचे आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर पे उसको दे देगा। तो वो हो गया आपका मल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जब रिस्पॉन्सेस आते हैं आईपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस देखता है प्रोटोकॉल टीसीपी है, टीसीपी को ये सेगमेंट्स डिकैप्सुलेट करके दे दो, आईपी के जो चीज़ें हैं उनको निकाल के टीसीपी को दे दो। टीसीपी फिर क्या देखता है, डेस्टिनेशन पोर्ट देख के सही एप्लीकेशन प्रोसेसेस को वो सही मैसेजेस लेके देता है, उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, इसमें पहले कनेक्शन बनता है, उसके बाद ही क्लाइंट और सर्वर बात करते हैं। यूडीपी में पूरा उसका उल्टा है, कोई कनेक्शन नहीं बनता, बस जिसको भेजना होता है वो बस डेस्टिनेशन आईपी सही से डालता है, डेस्टिनेशन पोर्ट डालता है। जैसे जो लेटर्स होते थे पहले के ज़माने के, आजकल भी है, जो पोस्ट कार्ड्स पे डालते थे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी को पता नहीं, आपने एड्रेस डाला लेके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, वो पहुंचता है नहीं पहुंचता है, लेकिन वो सिंपल रहता है, कोई कुछ भी लिख के डाल सकता है आसानी से, सस्ते में। और ये जो स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, ये क्या है, पहले आप कहीं पे जाओगे फिर पूछोगे ये अवेलेबल है क्या, कोई कनेक्शन है क्या, ये ट्रेन से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है, तो ये सब जो पूछ पाछ के आप करते हो वो टीसीपी की तरह है। तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी में कोई कनेक्शन नहीं बनता। रिलायबल सर्विस देता है टीसीपी। तो रिलायबिलिटी कैसे देता है टीसीपी, तो इसमें क्या होता है कि आपका एरर कंट्रोल है, इससे क्या होता है, तो जैसे आपने इंटेंड किया है डेटा को जाके पहुंचने के लिए, वो सेम डेटा डिटो जाके पहुंचेगा, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा कि कोई गैप आ गया कि ये तो है ही नहीं, आया ही नहीं, ये सब नहीं होगा। तो वो रिलायबिलिटी है, ये यूडीपी में नहीं है। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, टीसीपी एक्सट्रीम डिलीवरी सर्विस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है सेंडिंग प्रोसेस, ये बस एक मान लो कुछ डेटा भेज रहा है, ये जो पाइप बना है ना, ये लॉजिकल पाइप है, ये लॉजिकल है, नहीं तो वर्चुअल है। असली में ऐसा कुछ पाइप नहीं होता, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के जो सेगमेंट्स होते हैं वो नेटवर्क लेयर पे जाते हैं, फिर वो फिजिकल लेयर पे जाता है, फिजिकल लेयर में वो तार पे, नहीं तो वाईफाई पे, वायरलेस में वो जाता है। तो ये जो पाइप बना है, इसको आप मान सकते हैं कि एक झूठ मूठ का पाइप है, जिसमें कि स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, जैसे पानी जाता है पाइप में ना, ऐसे बाइट्स भी इस पाइप में जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, यहाँ पे जाके रिसीविंग एंड पे जाके पहुंचने के बाद टीसीपी फिर अपना एरर कंट्रोल वगैरह सब कुछ करके फ्लो कंट्रोल देख के जब डेटा थोड़ा सा बनता है सीक्वेंस में, अच्छा नॉन करप्टेड डेटा, जो डेटा करप्ट नहीं हुआ है, उसको फिर वो रिसीविंग प्रोसेस को लेके देता है। तो ये एक स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है टीसीपी। और ये स्ट्रीम डिलीवरी एक विंडो में कैसे काम करता है, हमने ये सर्कुलर विंडोज पहले भी देखे हुए हैं, इनका जो लीनियर वर्जन है वो भी आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंडिंग प्रोसेस है वो डेटा इसमें लिखे जा रहा है। देखिए ये नेक्स्ट बाइट टू राइट, वहाँ पे भी था ना नेक्स्ट बाइट टू सेंड जैसा एक था, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट उसमें, तो यहाँ पे नेक्स्ट बाइट टू राइट। तो यहाँ पे देखिए जो येलो में दिख रहा है ना आपको, ये प्रोसेस बाइट्स राइट करके जा रहा है बफर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हम ये देखिए ब्लू में जो है ये बाइट्स हम भेज चुके हैं, और यहाँ पे ये बाइट फिर जाएगा, फिर ये बाइट जाएगा, ऐसे करते करते ये लिखते जाएगा, यहाँ पे भरते जाएगा, और यहाँ पे ये इसको भेजते जाएगा। तो ये रिटर्न है, बफर में राइट हो गए येलो वाले, लेकिन वो गए नहीं है, क्योंकि ये पाइप देखिए अभी ये वाले में कनेक्टेड है। ये जो येलो वाला जो ब्लू वाला है वो भेज दिया गया है, इट्स ऑलरेडी बिन सेंट। तो ये है नेक्स्ट बाइट टू सेंड, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक में सर्कल किया, ये है नेक्स्ट बाइट टू सेंड। यहां पे क्या हो रहा है, रिसीविंग साइड में क्या हो रहा है, ये देखिए ये बाइट्स यहां पे राइट हो रहे हैं, ये जो ये नेक्स्ट बाइट है वो रिसीव होगा, तो ये
फिर क्या होता है, फिर ये ऊपर की तरह घूमता रहता है, तो यहाँ पे जो रीडिंग प्रोसेस है वो रीड कर रहा है, चलो इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, ये सब बफर में आ चुका है, वो धीरे धीरे करके पढ़ रहा है उसको। लेकिन ये स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है, लेकिन एक एक बाइट होके नहीं जाता। जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये कुछ बाइट्स को एक साथ इकट्ठा करके एक सेगमेंट बनाते हैं, फिर ये सेगमेंट जब जाके पहुंचता है ना, तो ये बहुत सारे बाइट्स को वो बफर में लिख देता है जाके। तो एक एक बाइट एक सेगमेंट में जाएगा, फिर बहुत वेस्ट हो जाएगा कि हर सेगमेंट में यूडीपी का हेडर आपने देखा था, उसमें 8 बाइट था। टीसीपी के हेडर में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यूडीपी से तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप टेंशन मत लो, ईजी है, आप समझ जाओगे आराम से, टेंशन मत लो। तो ये सेगमेंट वाइज भेजता है। हाँ, दूर से देखने से लगेगा कि पाइप है, उसमें डेटा जा रहा है, बाइट जा रहा है, लेकिन अगर पास से देखोगे तो एक बाइट एक सेगमेंट में नहीं जाता, बहुत सारे बाइट्स को सीक्वेंस में इकट्ठा किया जाता है एक सेगमेंट में, फिर वो सेगमेंट को भेजता है। ये टीसीपी बाइट्स को भेजता है। तो गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट में हम एक एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। ये जो पैकेट है इसमें कितना भी डेटा भले क्यों ना हो, ये पूरे पैकेट का ये सीक्वेंस नंबर है। लेकिन टीसीपी ऐसे काम नहीं करता, टीसीपी हर बाइट को एक नंबर देता है, ठीक है। तो हर बाइट को एक नंबर दिया जाता है और सीक्वेंस नंबर भी होता है। ये सीक्वेंस नंबर क्या होता है, अगर एक सेगमेंट है और उसमें कुछ डेटा जा रहा है, तो जो पहला बाइट है उस सेगमेंट में, उस बाइट का जो नंबर है ना, उसको हम सीक्वेंस नंबर मान सकते हैं। वैसे हम आगे जाके देखेंगे ये सीक्वेंस नंबर कैसे रैंडमली, क्लाइंट बोलता है कि ये मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, सर्वर बोलता है कि ये मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, ये 32 बिट नंबर्स होते हैं। ये डिटेल में आगे जाके देखेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं कि हर बाइट का एक नंबर होता है। और एक पैकेट के अंदर जब बहुत सारा डेटा जा रहा है एक सेगमेंट में, टीसीपी सेगमेंट में, जो पहले बाइट का जो नंबर है ना, उसको उस पैकेट का तुम मान सकते हो कि वो सीक्वेंस नंबर है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, ये थोड़ा वो गो बैक एन जैसा है कि जब रिसीवर को जाके एक सीक्वेंस नंबर से लेके मान लो कुछ बाइट्स मिल गए, तो वो बोलेगा कि ठीक है, सीक्वेंस नंबर था तुम्हारा 101 एंड यू सेंट 10 बाइट्स। तो उसको कौन से बाइट नंबर मिल गए, मतलब उसको 101 मिल गया, वो तो पैकेट का सीक्वेंस नंबर था, वो तो पहले बाइट का सीक्वेंस नंबर है, मतलब पहले बाइट का बाइट नंबर है। फिर उसको 102 मिल गया होगा, ऐसे करते करते 110 तक उसको मिल गया। ये देखो, इसको गिनोगे तो 10 बाइट्स हो गए। तो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट, जैसे गो बैक एन में होता था ना, पैकेट नंबर 2 आ गया तो वो एक्नॉलेजमेंट 3 का भेजता था, लेकिन वो तो पूरे पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर देता था। ये बाइट्स पे काम करता है। अगर रिसीवर के पास 110 तक बाइट नंबर के बाइट्स आ गए हैं, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा एक पैकेट में, वो 111 भेजेगा। उसका मतलब क्या है कि मुझे अभी 111 नंबर का जो बाइट है, उससे लेके जो सेगमेंट है, वो मुझे अभी भेजो। तो ये जो तीनों नंबर्स है ना, बाइट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये रिलेटेड है। यहां पे एक एग्जांपल, तो एक टीसीपी कनेक्शन है जिसमें कि एक फाइल ट्रांसफर हो रहा है, उसका साइज है 5000 बाइट। जो पहला बाइट है उसको अगर मान लो हमने ये नंबर दे दिया, आपने रैंडमली चुन लिया कि जो पहला बाइट है तेरा नंबर है 10001। What are the sequence numbers for each segment if data are sent in 5 segments? इसको ना, ये जो 5000 बाइट का जो फाइल है, उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ईच पार्ट को एक सेगमेंट में हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो 1000 बाइट पर सेगमेंट। तो चलो, ये सबका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, एक पैकेट, एक सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर है, उसका जो पहला बाइट है उसका बाइट नंबर है। हमको तो पता है कि जो पहला बाइट इस फाइल का है, उसका जो नंबर है वो 10001 है। तो जो पहला सेगमेंट यहां पे जा रहा है, उसका सीक्वेंस नंबर हो गया ये, और इसमें जा रहा है तुम्हारा 1000 बाइट्स। तो ये क्या हो गया, 10001 से लेके 11000 तक के बाइट नंबर जो है, जो कि एग्जैक्टली 1000 बाइट्स है, वो पहले सेगमेंट में गया। दूसरे सेगमेंट का नंबर क्या होगा, यहां से इसका जो अगला बाइट है वो उसमें जाएगा, तो 11001 हो गया। उस सेगमेंट का जो पहला बाइट है उसका नंबर है 11001, फिर वो 11001 से 12000 तक गया। ऐसे करते करते 5 सेगमेंट्स आपके जा सकते हैं। टीसीपी में तो बहुत सारी चीजें हैं ही। यूडीपी में बस पैकेट का स्ट्रक्चर स्टडी करना था, उसके बाद यूडीपी खत्म।
लेकिन टीसीपी में पहले चलो वो यूडीपी वाला पार्ट जो है, जो पैकेट का स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मेट है, हेडर में क्या रहता है, लेंथ वगैरह सब कितना हो सकता है वो देख लेते हैं, फिर वो कैसा डेटा को एनकैप्सुलेट करता है वो देख लेते हैं, उसके बाद टीसीपी के और डेप्थ्स में जाएंगे। ये है टीसीपी का हेडर का फॉर्मेट। ऐसा हेडर तो होता ही है शुरू में, जो कि 20 to 60 बाइट्स का हो सकता है, और उसके बाद डेटा रहता है। तो यहाँ पे जो हेडर को एक्सपैंड करके दिखाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। तो ये हो गया बिट 0, बिट 15, 16, 31, मतलब ये जो एक लाइन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 32 बिट्स का है। चलो, टीसीपी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, उसमें पोर्ट्स यूज होता है। तो यूडीपी की तरह यहाँ पे भी सोर्स पोर्ट है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट है। जो सीक्वेंस नंबर के बारे में हमने पहले बात कर रखा था, जो कि एक पैकेट में अगर कुछ डेटा है, उसका जो पहला बाइट है, उसका बाइट नंबर क्या है। सीक्वेंस नंबर के जो कुछ कुछ अलग भी यूजेस हैं, जैसे कि मान लो जब कनेक्शन बनाते हैं तो क्लाइंट जब सर्वर को बोलता है कि देखो ये जो मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये ना हमेशा एक रैंडम नंबर लिया जाता है, हमेशा 0 से शुरू नहीं होता। ये क्यों होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन सीक्वेंस नंबर एक रैंडम नंबर लिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा सा नंबर है, डेटा कभी उतना जाता भी नहीं है। तो कोई भी रैंडम नंबर अगर तुम ले लो सीक्वेंस नंबर और बोलो कि हे सर्वर देखो ये मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, तो उस सीक्वेंस नंबर को तुम कनेक्शन बनाने के टाइम यहां पे डाल सकते हो, और आगे जाके जब डेटा ट्रांसफर होगा, जो पहला बाइट का जो बाइट नंबर है वो ये सीक्वेंस नंबर के फील्ड में आएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या आता है कि देखो यहां तक हमें मिल गया ये बाइट नंबर, मतलब बाइट नंबर 200 तक मिल गया, तो इसमें फिर 201 आएगा। तो नाउ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट इज 201, कुछ ऐसे ही। आगे जाके एग्जांपल में ये भी क्लियर हो जाएगा। ये एच लेन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये है हेडर लेंथ, और इसके लिए बस 4 बिट्स दिए गए हैं। 4 बिट्स में जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट हो सकता है, 15 है ना, 1111, इसका वैल्यू हो गया 15 डेसिमल में। तो ये कैसे हो गया हेडर लेंथ, ये हेडर का लेंथ तो यहां पे हमने बोला कि ये 20 से लेके 60 तक जा सकता है। तो हेडर का जो भी लेंथ है उसको अगर तुम 4 में डिवाइड करो, जो वैल्यू निकल के आएगा वो एच लेन में होगा। मतलब एच लेन में जो भी वैल्यू है उसको लेके 4 से मल्टीप्लाई करने से तुमको हेडर का जो असली लेंथ है वो पता चलेगा। तो ये एच लेन में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम साइज ऑफ ए टीसीपी हेडर इज 20। तो इसमें फिर क्या भरेगा, 20 डिवाइडेड बाई 4, 5 होगा इसका वैल्यू। जो मैक्सिमम साइज है टीसीपी के सेगमेंट के हेडर का वो है 60 डिवाइडेड बाई 4 करो 15, ठीक है। तो अगर एच लेन में वैल्यू 5 है तो वो मिनिमम साइज है हेडर का, इंटू 4 करो 20 आता है। 20 बाइट्स का मिनिमम साइज है टीसीपी हेडर का, मैक्सिमम साइज 60 है, तो एच लेन में 15 होगा, 15 इंटू 4 करने से 60 आता है, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहां पे कुछ 6 बिट्स इन्होंने रिजर्व कर रखा आगे प्रोटोकॉल को एक्सपैंड करने के लिए। ये जो सारे फ्लैग्स है ना यहाँ पे, ये जो अर्जेंट फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइज, फिनिश, ये जो बिट्स हैं, ये जो फ्लैग्स हैं, ये सारे एक एक बाइट लेते हैं। ये सबके लिए एक एक बिट लेते हैं। ये एक एक बिट सब में जाता है, और ये 0 और 1 हो सकते हैं। ये 0 और 1 होने से क्या होगा, क्या इसका मतलब है, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखेंगे। ये जो विंडो साइज है ये एक 16 बिट का नंबर है। इससे क्या होता है, जो रिसीवर होता है ना, जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजता रहता है तो उसमें एक वो विंडो साइज भर के दे सकता है। मतलब ये बताएगा कि देखो अभी मेरा जो विंडो का साइज है ये इतना है, तो उस हिसाब से जो सेंडर है वो फ्लो कंट्रोल करेगा कि चलो सामने वाले का जो विंडो साइज है वो अभी थोड़ा सा बढ़ा है, इट हैज इंक्रीज्ड, तो हम भी अपना सेंडिंग विंडो साइज को ज्यादा करते हैं और ज्यादा डेटा भेजते हैं। लेकिन अगर आगे जाके रिसीवर ने अपना विंडो साइज को कम कर दिया तो सेंडर क्या करेगा, फ्लो कंट्रोल करके कम डेटा भेजेगा।
तो ऐसे करके फ्लो कंट्रोल होता है, ये फ्लो कंट्रोल में हेल्प करता है। ये भी हम जाके इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे। चेकसम तो है ही, जैसे यूडीपी में निकालते थे वैसे टीसीपी में भी निकालेंगे, लेकिन इसके बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आगे जाके इसके बारे में डिटेल में और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन काफ़ी सिमिलर है। यूटीपी में जैसा होता था इसमें भी चेकसम वैसे ही निकालते, वो वंस कॉम्प्लीमेंट करके फिर बाएं तरफ जो बच गया उसको नीचे लेके ऐड करो, फिर वो सब करो, वो सब यहीं पे भी होता है। ये अर्जेंट पॉइंटर क्या चीज़ है? अगर ये यूआरजी फ्लैग जो है, यहां पे देखो, ये जो यूआरजी फ्लैग है ये अगर 1 है और यहां पे एक पॉइंटर का वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि बाइट नंबर 1 से लेके, नंबर 1 तो नहीं, मतलब ये सेगमेंट में जो पहला बाइट है वहां से लेके ये अर्जेंट पॉइंटर का जो वैल्यू है, मान लो इसका वैल्यू अगर 100 है तो द फर्स्ट 100 बाइट्स आर अर्जेंट। ठीक है, ये कैसे समझेगा रिसीवर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बताता कि देखो ये जो पहले के जो इतने बाइट्स हैं वो अर्जेंट है, और उसको तुम जैसे भी मानो उसको ट्रीट करो, लेकिन ये यूआरजी फ्लैग को हमने 1 करके दिया है और अर्जेंट पॉइंटर में एक वैल्यू दिया है, तो उतने बाइट्स जो है ना शुरू से वो अर्जेंट है। तुम कैसे भी उसको ट्रीट करो, तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड करता है। फिर टीसीपी में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें इसमें ऐड भी किए गए हैं जो कि इन फील्ड्स में आ नहीं सकता, पैक नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शंस नीचे भरते हैं। इस क्लास के स्कोप में हम उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और उसके बाद पैडिंग भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो सब हम इसमें नहीं देखेंगे। बस जितना मैंने यहाँ पे समझाया उतने फील्ड्स अगर अच्छे से समझ में आते हैं तो टीसीपी के इंट्रोडक्शन के लिए उतना काफ़ी है। ये कंट्रोल फील्ड जो हमने देखा था, जो एक एक बिट हुआ करता था ऊपर, ये यहाँ पे है, ये जो एरिया में जो है, इन सब का एक एक का मतलब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये यूआरजी फ्लैग अगर 1 है, जो अर्जेंट पॉइंटर में जो वैल्यू है, ये जो सेगमेंट गया है इस सेगमेंट में उतने बाइट्स शुरू से अर्जेंट है। बस इसका कैसा मतलब रिसीवर निकालेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड वाला फ्लैग है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। कौन सा है एक्नॉलेजमेंट नंबर? ये है एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो कैसे पता चलेगा कि वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो वैलिड है कि नहीं? अगर उस पैकेट में ये ACK फ्लैग को 1 करके भेजा है, मतलब इसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो रिसीवर जब ये सेगमेंट को देखेगा कि चलो ACK फ्लैग ऑन है, मतलब ये जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट है वो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। उसने अगर 101 दिया है तो मतलब द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट इज 101। ठीक है, चलो ये PSH क्या है? ये रिक्वेस्ट फॉर पुश है। ये फ्लैग को अगर तुम 1 करके भेजोगे तो ये थोड़ा सा रिसीवर को बताता है कि चलो ये पैकेट को बफर में ज़्यादा देर मत रखना, इसको जल्दी से एप्लीकेशन लेयर को पुश कर देना। ठीक है, इसका भी मतलब डिपेंड करता है कि कैसे उसको वो ट्रीट करेंगे। इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये RST फ्लैग है रीसेट। ये अगर दिया जाता है तो ये जो कनेक्शन का स्टेट है ना वो पूरा रीसेट हो जाता है। जो एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन था, जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था, जो सीक्वेंस नंबर के साथ तुम खेल रहे हो कि इतना बाइट के या ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट ये है, ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब अगर कनेक्शन को तुरंत रीसेट करना है कोई भी कारण के लिए तो ये तुम उसको 1 करके भेज सकते हो। ये सिन फ्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था, एक चीज याद रखना कि जो क्लाइंट है, जो सर्वर है, ये क्लाइंट से सर्वर डेटा जा सकता है, सर्वर से क्लाइंट डेटा आ सकता है। ये क्लाइंट क्या कर सकता है? अपना एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर चुनेगा। ये एक रैंडम नंबर है, रैंडम 32 बिट नंबर है, और ये जब वो कनेक्शन बना रहा होता है ना, हम आगे जाके देखेंगे 1-2 स्लाइड में, बहुत ही ईजी है उसको समझना। जब वो कनेक्शन बनाने का सोच रहा है ना,
तब वो एक रैंडम 32 बिट नंबर बनाएगा, एक सेगमेंट में डाल देगा सीक्वेंस नंबर के फील्ड में। ये जो सीक्वेंस नंबर के फील्ड में ना कनेक्शन बनाने के टाइम इसमें वो नंबर को वो डाल देगा। फिर ये सिंक्रोनाइज या सिन फ्लैग को वो ऑन करके 1 करके भेजेगा। इसका मतलब ये है कि सर्वर, मैं हूं क्लाइंट, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये है मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर, तुम इसको याद रख लो। आगे से लेके यहां से मैं अपने जो बाइट्स है ना, मैं यहां से शुरू करूंगा, ये है मेरा। तो जब सर्वर क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है, मैंने तुम्हारे ये सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेज किया, लेकिन मैं भी अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर, सर्वर भी अपना खुद का इनिशियल सीक्वेंस नंबर, मैं इसको प्राइम करके लूं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। सर्वर अपना खुद का एक रैंडम 32 बिट नंबर बनाएगा, जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट आ रहा है ना, उसके अंदर ही डाल देगा। हम देखेंगे आगे जाके कि कैसे क्लाइंट टू सर्वर, एक सिन पैकेट जाएगा। इसका क्या मतलब, इस डायरेक्शन में क्लाइंट बता रहा है देखो मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर, और वो सिन फ्लैग को ऑन करके भेजेगा। तो सर्वर क्या करेगा, सिन प्लस ACK भेजेगा। इसका मतलब क्या है कि वो पैकेट में ये ACK फ्लैग भी ऑन है, ये सिन फ्लैग भी ऑन है। ACK फ्लैग क्यों ऑन है, ये जो सिन फ्लैग जो दिया था, जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर जो क्लाइंट ने सर्वर को दिया था, सर्वर बोल रहा है कि एक्नॉलेज में, ठीक है मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि तुम्हारा ये जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है ये मेरे पास पहुंच गया है, लेकिन वो सिन फ्लैग को भी ऑन करके भेजेगा, क्योंकि सर्वर अपना खुद का जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, जो कि क्लाइंट के साथ बिल्कुल मैच नहीं करना चाहिए, वो तो रैंडम है सारे, वो बोल रहा है कि देखो देखो मैंने तो तुम्हारे सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेज किया, लेकिन ये है मेरा सीक्वेंस नंबर। तो इसीलिए सर्वर जो कनेक्शन बनाने के टाइम जो क्लाइंट को रिप्लाई देता है, जो पहला रिप्लाई देता है, उसमें वो सिन फ्लैग को ऑन करता है खुद के इनिशियल सीक्वेंस नंबर को देने के लिए, फिर क्लाइंट का जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है उसको भी वो एक्नॉलेज करके एक सिन और ACK का पैकेट भेजता है। फिर क्या करता है क्लाइंट सर्वर को, और एक ACK भेजता है, बोल के ठीक है मुझे भी तुम्हारा जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है वो मुझे मिल गया, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं। ये जो सिन ACK ये ना, इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, और भी डिटेल में जाके हम आगे देखेंगे। ये 3 वे हैंडशेक से TCP का कनेक्शन बनता है। तो ये है सिन फ्लैग का काम। ये करता है कि देखो अगर ये 1 है तो मेरे सीक्वेंस नंबर के फील्ड के अंदर जो सीक्वेंस नंबर है वो मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर है, तुम सिंक्रोनाइज कर लो, तुम इसको याद कर लो, इसी को मान के आगे के डेटा में भेजूंगा। और ये जो फिन फ्लैग है, इससे कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। कोई अगर पैकेट में कोई भी हो, क्लाइंट भी कर सकता है, सर्वर भी कर सकता है, कोई भी अगर इसको 1 करके भेजे तो ये इंटेंशन दिखा रहा है कि देखो मेरी तरफ से जो काम है वो हो गया, मैं अभी कनेक्शन को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे साइड का पार्टी है वो भी अग्री करता हो कि कनेक्शन अभी फिनिश कर देने की जरूरत है, वो अपना टाइम ले सकता है। उसको हाफ क्लोज बोलते हैं, ये हाफ क्लोज होता है। ये भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे हाफ क्लोज कब होता है और उसका काम क्या है। जल्दी से देख लेते हैं कि यूडीपी की तरह ये टीसीपी में चेकसम कैसे निकालता है। तो यहां पे भी एक स्यूडो हेडर यूज होता है, ये एक नकली हेडर है। आईपी से कुछ इंफॉर्मेशन लिया जाता है, टीसीपी जो ट्रांसपोर्ट लेयर में इसके नीचे का लेयर जो नेटवर्क लेयर है, तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। जैसे कि हमको तो पता ही है कि जो जो ये सेगमेंट जा रहा है वो कौन से आईपी पे जा रहा है, हमारा आईपी क्या है। तो ये जो सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, यहाँ पे सारे जीरोज हैं, 8 बिट के सारे जीरोज हैं। ये प्रोटोकॉल फील्ड है। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर 6 होता है, ठीक है, डेसिमल में, जो भी हेक्साडेसिमल में 6 में ही होगा, तो बस याद कर लो टीसीपी का 6 होता है। यूडीपी का ये 17 होता है डेसिमल में, नहीं तो 0x11 होता है हेक्साडेसिमल में। इसका हेक्साडेसिमल में 0x06 सेम ही रहेगा वो। तो वो आ गया 16 बिट टीसीपी टोटल लेंथ, हेडर और डेटा को मिला के, स्यूडो हेडर नहीं, बस असली हेडर जो यहां पे है और वो डेटा को मिला के जितना साइज है वो यहां पे है। फिर आ गया टीसीपी का असली हेडर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट्स के हो गए, सीक्वेंस नंबर 32 बिट का, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट का, HLAN हो गया। फिर ये तो कुछ रिजर्व बिट्स हैं। फिर हमारे जो कंट्रोल फ्लैग्स जैसे कि अर्जेंट, पुश, सिंक्रोनाइज, फिनिश, एक्नॉलेज, ये सारे जो हो गए, रिसेट,
विंडो साइज तो फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होता है, वो यहाँ पे आ गया। चेकसम को तो हम 0 मान के चलते हैं, लेकिन जो बन जाता है तो फिर सेगमेंट के अंदर डाल के भेज देते हैं। अर्जेंट पॉइंटर भी डाल देंगे। यूडीपी के जैसा यहाँ पे डेटा को भी हम नियरेस्ट 16 बिट के बाउंड्री तक उसको लेके जाएंगे, क्योंकि जब चेकसम निकालेंगे ना तो हम 16 बिट कर करके डेटा को सजाएंगे ऊपर के नीचे तक, फिर उनको ऐड करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के तरीके में, फिर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेके हम चेकसम में डाल देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट लेके, है ना। तो बस, तो अगर आपने यूटीपी का वीडियो देखा था वहां पे डिटेल में मैंने समझाया था कि कैसे यूटीपी में चेकसम निकालते हैं। टीसीपी में भी ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है। चलो, वो जो 3 वे हैंडशेक के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि कैसे क्लाइंट सर्वर के पास जाके बोलता है कि चलो मुझे कनेक्शन बनाना है, वो कैसे काम करता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत आसान भी है। तो थोड़ा सा ध्यान देख के इसको सुन लो। ये जो क्लाइंट प्रोसेस है ये एक्टिव ओपन करता है, ये जो सर्वर प्रोसेस है ये पैसिव ओपन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक्टिव ओपन और पैसिव ओपन में डिफरेंस क्या है। क्लाइंट जो है ना वो एक्टिवली चाहता है कि मैं कनेक्शन इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ बनाऊं। ये सर्वर ढूंढ ढूंढ के नहीं निकालता कि तुम आओ मेरे पास, तुम आओ मेरे पास, नहीं नहीं। सर्वर बस चुपचाप शांति से अपना बैठा रहता है कि कोई भी आए, अगर सेटिस्फाई जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करता है तो मैं कनेक्शन बनाऊंगा, लेकिन मैं एक्टिवली ढूंढूंगा नहीं। क्लाइंट जो होते हैं वो एक्टिवली सर्वर को ढूंढते हैं, तो इसीलिए उसको एक्टिव ओपन बोलते हैं, और सर्वर के साइड को उसको पैसिव ओपन बोलते हैं। तो क्लाइंट क्या करता है, बोलता है कि चलो जो सीक्वेंस नंबर 8000 है, यहां पे जो 8000 है वो मेरा ISN है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर। मैं सर्वर को बताऊंगा कि ये मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर है। तो वो क्या करेगा, ये जो सिन फ्लैग को ऑन कर देगा, करके पैकेट भेजा, सर्वर के पास जाके पहुंचा। सर्वर बोलेगा ठीक है, तुमने तुम्हारा ISN बता दिया, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं अपना खुद का एक रैंडम ISN बनाऊंगा। तो वो बोलता है कि मेरा जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है वो 15000 का है, और उसको वो दर्शाने के लिए, उसको वो सही से बोलने के लिए वो सिन फ्लैग को ऑन करता है। ठीक है, बोलता है कि देखो तुमने तुम्हारा सिन फ्लैग ऑन करके दे दिया, मैं भी अपना सिन फ्लैग ऑन करके अपना रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर तुमको बता रहा हूं। और तुम्हारा जो 8000 का जो सीक्वेंस नंबर है मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट हमेशा दूसरे साइड के सीक्वेंस नंबर का वो बड़ा होता है उससे, वो नेक्स्ट वाले को बोलेगा देखो वो 8000 का जो दिया ना उसका उसने 8001 एक्नॉलेज किया। वो जो सिन पैकेट होता है ना उसका साइज हम 1 मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि चलो वो एक सीक्वेंस नंबर लेगा। ये सिन पैकेट में, ये जो सिन पैकेट है इसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम एक्नॉलेजमेंट में उसको 100 ऐड नहीं कर सकते। जो सिन पैकेट है ये कंट्रोल पैकेट है, ये कंट्रोल के लिए, ये अभी यहां पे ये कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पे फिर क्या हो गया, ये जो सिन पैकेट है इसका साइज हमेशा 1 माना जाता है, तो इसीलिए उसने बोला कि 8000 है, तो ये बोलता है कि ठीक है 8001 मुझे चाहिए, 8001 इज व्हाट आई वांट। ठीक है, और इसने ACK को ऑन किया, मतलब यहां पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर में जो फील्ड है वो वैलिड है, और तुम्हारा जो 8000 का जो सीक्वेंस नंबर है सिन पैकेट है, मैंने उसको एक्नॉलेज किया। वो सिन पैकेट है, वो उसको मैंने माना कि वो कंट्रोल पैकेट है, उसका साइज 1 है, इसीलिए मैंने 8001 करके तुमको एक्नॉलेज किया। तो फिर क्लाइंट क्या करेगा, इसके पैकेट को पढ़ेगा, बोलेगा ठीक है तुम्हारा सीक्वेंस नंबर 15000 है, और तुम्हारा जो सिन पैकेट तुमने भेजा है यहां पे सिन एक्ट, मैं भी उसको साइज 1 मान के 15001 करके एक्नॉलेज करूंगा, और मेरा जो भी सीक्वेंस नंबर है वो भी मैंने एक बढ़ा दिया है अभी, क्योंकि उसका जो पहला पैकेट था वो 8000 था। सर्वर ने बोला कि ठीक है मुझे अभी 8001 चाहिए, तो क्लाइंट ने बोला ठीक है अभी जो नेक्स्ट पैकेट में भेज रहा हूं उसका जो सीक्वेंस है वो 8001 है, पहला वाला 8000 था उसको हमने 1 साइज उसका 1 मान के चला, तो नेक्स्ट वाले को हम 8001 करके भेजेंगे। और एक्नॉलेजमेंट में हम क्या करेंगे, 15001 क्यों दिया, क्योंकि सर्वर ने बोला कि मेरा सीक्वेंस नंबर 15000 है, तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है मैंने तुम्हारे 15000 को एक्सेप्ट किया, अभी मुझे 15001 दो, क्योंकि तुम्हारा जो सिन पैकेट है उसका मैं साइज 1 मान के चल रहा हूं। और इस टाइम पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और वो फ्रीली डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखो डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है। चलो यहां पे तुम्हारा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश में क्या होता है, तुम्हारा सिन पैकेट जाता है क्लाइंट टू सर्वर, फिर सर्वर फिर वो सिन और एक्ट भेजता है इस डायरेक्शन में,
फिर क्लाइंट फिर सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है ना, फिर ये उसका जो 3-वे हैंडशेक है वो हो गया। तो ये यहां पे हो गया, इसको इस स्लाइड में दिखाया नहीं इसने। तो चलो अभी डेटा भेजेंगे। क्या क्या डेटा भेजा इसमें कि ये जो सीक्वेंस नंबर है ये 8001 है, ये जो पहला बाइट है, ठीक है, ये जो डेटा का जो पहला बाइट है, यहां पे इसने देखो 1000 बाइट्स भेजा है ना, 8001 से बाइट नंबर 9000 तक इसने भेजा है। तो ये बाइट का पहला जो नंबर है वो क्या है, 8001। तो वो पूरे पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो 8001 हो गया। लेकिन इसमें सिन फ्लैग ऑन नहीं है। तुम बोलोगे ज्योति ये सीक्वेंस नंबर है, सिन फ्लैग क्यों नहीं ऑन है? नहीं, सिन फ्लैग होता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है ना, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, दूसरे पार्टी को बोलने के लिए कि ये मेरा रैंडम सीक्वेंस नंबर है जो कि मैंने बनाया है, उसको बोलने के लिए बस सिन फ्लैग को ऑन करते हैं। उसके बाद सीक्वेंस नंबर होता है, हर पैकेट में सीक्वेंस नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिन फ्लैग को हमेशा ऑन कर दो तो बार बार वो सीक्वेंस नंबर रीसिंक्रोनाइज होता रहेगा, है ना, नहीं, वो एक बार होता है। तो चलो ये सेंड में क्या क्या इसने 1000 बाइट्स ऑफ डेटा इसने भेजा, और सीक्वेंस नंबर उसने जो पहला बाइट है डेटा का उसका लिया। पता नहीं पहले उसको कुछ और मिला होगा सर्वर के साइड में, तो वो उसको वो एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है। 15001 बोल रहा है कि चलो जो भी पहले, मुझे नहीं पता कि क्या आया था, लेकिन अभी नेक्स्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे वो 15001 है, बता के रख रहा हूं। तो मैंने यहां पे एक्नॉलेज के फ्लैग को ऑन किया, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो एक्नॉलेज तुम्हारा कर रहा हूं। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर में जो भी नंबर है वो वैलिड है, तो उसने एसी के फ्लैग को ऑन किया। और वो थोड़ा सा डेटा को पुश भी करना चाहता है, तो उसने पी फ्लैग को भी ऑन किया कि जिसको थोड़ा सा अर्जेंट है, इसको जल्दी से तुम ले लो। चलो ये उसके पास पहुंचा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पैकेट अगर पहुंच गया तो तुरंत उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ज्यादातर टीसीपी में क्या होता है कि दो दो पैकेट जाने के बाद वो एक एक्नॉलेजमेंट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक पैकेट गया तो तुरंत उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे गो बैक एन प्रोटोकॉल में एक टाइमर होता था, तुमने पैकेट 2 भेजा, उसके पास पहुंचा, लेकिन वो 3 का एक्नॉलेजमेंट तुरंत भेजता नहीं था। तुमने 2 भेज दिया, 3 भेज दिया, उसके बाद वो 3 मिलने के बाद वो 4 का एसी के भेज सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सेंडिंग साइड से इतना लेट नहीं होना चाहिए कि एक्नॉलेजमेंट आते आते ये टाइम आउट हो जाए, वो फिर से रीसेंड कर ले। तो वो टाइम आउट के वैल्यू के अंदर जितने भी पैकेट्स रिसीव करने हैं, गो बैक एंड में भी, टीसीपी में भी, वो कर देंगे। उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट देंगे। उससे क्या होता है ना कि इतने सारे एक्नॉलेजमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एफिशिएंट रहता है। तो चलो ये दूसरे पैकेट में क्या गया, यहां पे पहले पैकेट में इसने 8001 से लेके 9000 तक 1000 बाइट्स इसने भेज दिए। सेकेंड पैकेट में इसने क्या किया, मैं अभी और 1000 बाइट्स भेज रहा हूं 9001 से 10000 तक। तो सीक्वेंस नंबर जो वो क्या है, इस पैकेट के अंदर पहले बाइट का जो नंबर है वो 9001 है, और तुमसे कुछ नया पैकेट मुझे आया नहीं है, तो मेरा तो एक्नॉलेजमेंट सेम रहेगा कि 15001 मुझे चाहिए। तो फिर से उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर डाला है, तो उसने एसी के फ्लैग को ऑन किया और बोला कि अर्जेंट है तो उसको पुश करो। तो ये पुश का जो चीज है यहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसने दे दिया, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। 2 पैकेट मिलने के बाद सर्वर बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा 10,000 तक डेटा मिल गया, तो मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट बोल रहा हूं कि मुझे 10,001 लेके दो। द नेक्स्ट बाइट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 10,001, और मेरा जो ये सीक्वेंस नंबर है वो है 15,001, क्योंकि वही तो चाहिए ना, क्लाइंट को भी तो 15,001 चाहिए था। तो इसने 15,001 को अभी भेजा, और इसने भी डेटा भेजा, सम 2000 बाइट्स इसने भेजा 15,001 से लेके 17,000 तक। ये 15,001 क्या है, डेटा का पहला बाइट जो है सेगमेंट में, उसका जो बाइट का नंबर है वो यहां पे 15,001 देखो उसने सही से डाल दिया है, और 2000 बाइट्स इसने भेजा है। और ये भी बोला है कि मेरा जो रिसीविंग विंडो का साइज है वो है 3000। ठीक है, मान के चलो कि मेरे पास लगभग 3000 बाइट स्टोर करने का जगह है। ये एक फ्लो कंट्रोल का तरीका है, डिटेल में आगे जाके देखेंगे, लेकिन बस उतना उसने बोल दिया। तो फिर इसने बोला कि ठीक है, इसने इसको एक्नॉलेज किया, बोला कि ठीक है, मेरा जो भी सीक्वेंस नंबर है, तुम्हारा जो एक्नॉलेज है, तुमको चाहिए 10,001। मैंने भी अपना जो लास्ट बाइट भेजा था वो भी 10,000 का था, तो मैं 10,001 का भेजूंगा। और तुम्हारा क्या एक्नॉलेज करूंगा, तुमने मुझे 17,000 तक दिया है,
तो मैं 17,001 का एक्नॉलेज करूंगा और मेरा जो विंडो साइज है वो है 10,000 बोल के रख रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा है तो तुम मुझे ज़्यादा डेटा बेच सकते हो। ये कोई पुश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहां पे, तो मैंने एसी के फ्लैग को ऑन करके तुमको दिया है और उसके बाद वो जाके ये कनेक्शन को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू टीसीपी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो अभी इसको यहां पे खत्म करते हैं। आगे जाके मैं इसका जो टीसीपी का जो स्टेट डायग्राम है उसको अच्छे से समझाऊंगा, फिर जो कनेक्शन टर्मिनेट होता है वो हाफ क्लोज का जो चीज़ है वो अच्छे से समझाऊंगा, फिर जो फ्लो कंट्रोल होता है ये फ्लो कंट्रोल कैसे काम करता है, जो RWND जो रिसीवर का जो विंडो साइज है उसको कैसे हम डिटेल में यूज करते हैं वो भी हम डिटेल में और एक वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है।